हेलो स्टूडेंट्स, और ये स्पेशली उनके लिए है जो झारखंड सीडीपीओ 2024 के मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। जो भी आप में से मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, अब समय बहुत कम है, इस बीच में वो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं वो हमारे टच में हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ और होता है हर साल कि कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत हार भी रहे हैं। उनको अब प्रेशर इतना हावी हो रहा है ना कि लगता है कि किसी तरह से एग्ज़ाम हो जाए, तैयारी हो या ना हो, बस ख़त्म हो एग्ज़ाम। ऐसे प्रेशर इस तरह से ना लीजिए, प्रेशर लीजिए, और प्रेशर तो होगा ही, आप बच नहीं सकते प्रेशर से, बड़ा ही नॉर्मल प्रोसेस है, हर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है इससे। तो प्रेशर तो लीजिए, लेकिन वो प्रेशर आपको आगे लेके जाने वाला हो। देखो अभी अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, 4-5 दिन बचे हैं, 2 तारीख को आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ही। सवाल है कि इस बीच में हम क्या करें। देखो इस बीच में आपको करना क्या चाहिए, आप में से कुछ जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। जैसे आंसर राइटिंग, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है, इससे आपको बचना है। एक्सेस आंसर राइटिंग से बचिए, क्योंकि लिखते समय समय लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो उससे आपको बचना है। आंसर राइटिंग नहीं करना है ऐसा नहीं, आप कोई भी टॉप 5 क्वेश्चंस ले लो जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि नहीं ये इस तरह के सवाल हमको करके जाना चाहिए। उस टॉप 5 क्वेश्चन को अभी से लेके एग्जाम तक लिखते रहिए, बार बार उसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? बार बार आप इसी को लिखोगे ना तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपके हिसाब से है उतने ही पे प्रैक्टिस करो, या जो भी आप जहां भी किसी से जुड़े हो तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपके क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। 5-10 से ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, बेकार है, टाइम लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जिनको आंसर नहीं लिखने भी आता है ना वो भी उससे ऊपर ना जाए, लिखने आता है वो तो बिल्कुल ही ना जाए। दूसरा करना क्या है, इस बीच में आपको पॉइंट्स याद करने हैं। अब आपको डायरेक्ट पॉइंट याद करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग खूब किया, पढ़ाई खूब कर ली है, आपको लगता है कि नहीं हम वहां लिख देंगे, लेकिन टाइम फ्रेम में लिखना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए, कोई भी, वो नॉन कॉपरेशन का पॉइंट हो, 1857 का पॉइंट हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी हो, ऐसा हो, तो आपको वो सर्टेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। तीसरा, इंट्रो और कंक्लूजन लगभग 50 के आसपास 50 से 80 के आसपास इंट्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि समय कम है, कम समय में एग्जाम क्रैक करना है। तो इंट्रोडक्शन, अब हम ये मान के चलेंगे ना कि आप ज्योग्राफी की जब तैयारी कर रहे हो तो भूगोल की जब तैयारी करेंगे तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आ सकता है, झारखंड का आ सकता है, इंडिया का आ सकता है, मॉनसून पे सवाल आ सकते हैं, सॉइल पे आ सकता है, वेजिटेशन पे आ सकता है, तो ऐसे करके कुछ उसी तरह से नॉन कॉपरेशन पे आ सकता है, 1857 पे आ सकता है, नेशनलिटी पे आ सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक तो आपने इतने पढ़ाई के दौरान इतना तो पढ़ा ही होगा, और आपने टॉपिक वाइज ही पढ़ा है अभी, तो उस टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, कुछ इंट्रोडक्शन लिख के याद कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि वहां इतना प्रेशर आएगा कि कुछ से कुछ लिख दोगे तो कुछ याद रहेगा, तो कम से कम कुछ ही लाइन सही लिखेंगे आप, तो अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करेंगे, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग मायने रखती है, तो वो आप तैयार करके जाए। क्वेश्चन अगर बहुत ही अलग पूछेगा तो उसी को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज वो मैच कर जाएगा, इंट्रोडक्शन कर जाएगा, स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइन है ना वो कर जाएंगे। इसके साथ ही और क्या करना है, अब आप रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है, डेली, पहले भी कर रहे होंगे लेकिन डेली रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन किस चीज का, रिवीजन आप चैप्टर वाइज जो भी आपने तय कर रखा है कि हम इस पे स्कोर करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट एरिया है, उसकी रिवीजन एकदम से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। टेंशन लेना छोड़ दो, किस चीज का,
जो नहीं पढ़ा, आप में से हो सकता है किसी का डीआई खराब हो, किसी को इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता हो, किसी को हिस्ट्री में ही दिक्कत हो, तो अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अभी लेकिन समय है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी अगर आपने और सेक्शन को मजबूत कर लिया तो डीआई के लिए तो नहीं कहा जा सकता, बट अगर आप में से किसी का इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, ज्योग्राफी ठीक नहीं है, साइंस एंड टेक ठीक नहीं है, तो एक आध सब्जेक्ट के कारण आप एग्जाम को नहीं छोड़ सकते, इसको अभी ठीक किया जा सकता है। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर हैं, उसको एटलीस्ट कर लो, सवाल वहीं से होगा। तो और अगर तब भी लगता है कि नहीं हमारा साइंस एंड टेक में हम बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा ना और तैयारी पे असर डाल देगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपने जहां जहां बेहतर कर लिया है अच्छी बात है, जहां छूट गया किसी कारण से अगर आप कंफर्टेबल हो कर पाओगे अच्छी बात है, अगर उसको करते समय बहुत स्ट्रेस आता और डिस्कंफर्ट हो जा रहे हैं छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो ये सारी चीजें इसको आप अभी फॉलो करो। और कुछ और चीज, जब आंसर राइटिंग आप करेंगे कहां, एग्जाम हॉल में, तो क्या होगा, किन चीजों को आपको मेंटेन करना है। एग्जाम हॉल में जेपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आंसर राइटिंग के बुकलेट पे आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आपके साथ नंबर काटा जा सकता है, कुछ ऐसा। लेकिन अमूमन ये अंडरस्टूड है कि अगर आंसर राइटिंग के दौरान कुछ गलतियां करते हैं तो निगेटिव मार्किंग के शिकार हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर जगह होता है। निगेटिव मार्किंग सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता कि आपके स्कोर को कम कर दिया जाए, हो सकता है आपको स्कोर ही कम दिया जाए। जैसे आप क्या क्या गलती नहीं करेंगे, कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो ना करेंगे। जैसे मान लो यहां पे सबसे पहला हिंदी और इंग्लिश को मिक्स नहीं करेंगे। अभी मेरे पास 2-3 ऐसे आंसर आए जहां पे बड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ था, 5 लाइन, एक लाइन है ना, तो 5 वर्ड हिंदी में, 2 वर्ड इंग्लिश में, बंद। फिर बीच में पूरा एक लाइन है, वो पूरा हिंदी में, बीच में 2 वर्ड इंग्लिश का। तो जहां वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसने इंग्लिश डाल दिया है, जहां हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी चल रहा है। मिक्स मत लिखिएगा, नंबर कट जाएगा, मिक्स नहीं लिखना है, ठीक है। कोशिश कीजिए जो पेन रिकमेंडेड है उसी का यूज करने का। अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अंडरलाइन करने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंडरलाइन करने का मतलब यही होता है कि आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो देखें, राइट। आपका ये मकसद नहीं होगा कि सारे पॉइंट्स ही वो देखें, जो इंपॉर्टेंट आपको बहुत लगता है वो दिखाना है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बैठे, वो पढ़ेंगे आपके पेपर को। आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा यूनिक टाइप का है, अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये जाना चाहिए, तो फिर ठीक है आप वो दीजिए, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन अंडरलाइन करना है उसी पेन से कर लीजिएगा, पेंसिल यूज नहीं कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। और आंसर राइटिंग में कोशिश करना जो पूछा गया है उसी को रिप्लाई करना है। वर्ड लिमिट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी चूंकि पहली बार एग्जाम है तो पता नहीं है कि स्कोर किस तरह के पेपर आएंगे, लेकिन मतलब किस तरह से ये मार्किंग करेंगे। दरअसल रूल नॉर्मल होता है 1 नंबर बराबर 100 वर्ड। अब 10 नंबर का आया तो 100 में तो आंसर आपका होगा नहीं। तो अगर 5-6 नंबर का सवाल आता है तो कम से कम 150 वर्ड शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर 10 नंबर का या 15 नंबर का सवाल है तो 300 तक, 250 से 300 तक लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीजें आप जेपीएससी के अंदर ऑप्शनल में भी और जीएस में भी, दोनों में फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी से एग्जाम तक की तैयारी, यानी एग्जाम जब आपका लास्ट होगा उस समय तक आप इस अप्रोच को फॉलो कीजिए। होपफुली कुछ फायदा भी होगा और कुछ गलती अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।